मित्रों नमस्कार। इस कोरोना काल में एक शब्द जो मुझे लगता है हर व्यक्ति के मुंह पे आया वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बोले तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी कि हमारी वो ताकत जो हमें जो है बीमारियों से बचाती है। हर व्यक्ति ने प्रयास किया कि उसको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। अब इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है, इम्यूनिटी कैसे हम अच्छी बनाए रख सकते हैं, इन सब विषयों पर जाने से पहले हमें इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इम्यूनिटी के वास्तविक महत्व को समझना होगा। और यदि आप इम्यूनिटी के वास्तविक महत्व को समझना चाहते हैं तो आपको इस यूनिवर्स के एक ट्रायंगल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस ट्रायंगल कॉन्सेप्ट के अनुसार इस सृष्टि में तीन चीजें सर्वदा एक साथ विद्यमान रहती हैं। उसमें है नंबर 1 हमारी प्रकृति, नंबर 2 होस्ट यानी कि मानव, और नंबर 3 एजेंट यानी कि रोग उत्पादक जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी बोलिए। और इन तीनों की एक एक प्रवृत्ति है। जैसे अगर हम प्रकृति की बात करें तो उसकी चाहत होती है लगातार परिवर्तन करने की। अगर मानव की बात करें तो उसकी चाहत होती है हमेशा स्वस्थ बने रहने की। यदि हम एजेंट की बात करें तो उसकी चाहत होती है बीमारी पैदा करने की। और ये तीनों जो भाव हैं इन तीनों चीजों के, उसके लिए भगवान ने उनको सहायता भी दी है, उनको एक एक ताकत भी दी है। जैसे प्रकृति की जो लगातार परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है उसके लिए हमें मौसम दिए हैं, जिसमें कभी हम सर्दियों में होते हैं, उसके बाद फिर गर्मियां आती हैं, फिर बरसात आती हैं। तो इस तरह से लगातार बदलता मौसम से प्रकृति लगातार बदलती चली जाती है। हम मानव की बात करें जिसकी चाहत है स्वस्थ रहने की, तो उसकी स्वस्थ रहने की चाहत के लिए भगवान ने हमें इम्यूनिटी नाम की ताकत दी है। ऐसी जो एजेंट है जिसका इंटेंशन होता है हमको बीमार करना, तो उसके लिए उसको रोग उत्पादक शक्ति, जिसको हम मेडिकल भाषा में विरुलेंस कहते हैं, वो दी है। सो हम ये मान सकते हैं कि इस सृष्टि में लगातार बदलते वातावरण में देयर इज ए कंटिन्यूअस फाइट बिटवीन द इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट एंड विरुलेंस ऑफ द एजेंट, यानी कि हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति और जो रोग उत्पादक जीवाणु हैं उसकी विरुलेंस के बीच में हमेशा एक फाइट चल रही है। और रिजल्ट क्या रहेगा वो डिपेंड करता है किसकी जीत होती है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम विरुलेंस को हरा के रखेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, विरुलेंस हम पे भारी पड़ती है, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये मान के चलना है कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी रहती है वो स्वस्थ रहता है, वो विरुलेंस को हरा देता है, क्योंकि वायरसेस हमेशा से इस एनवायरनमेंट में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कभी कभी जैसे ये कोरोना एक नया वायरस का एक नया रूप हमें देखने को मिला, जिसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी अभी काम नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हो जा रहे हैं। तो मोटे तौर पे इम्यूनिटी हमेशा हमें अच्छी रखने का प्रयास करना है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है, इम्यूनिटी को हम कैसे सही रख सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य का आधार है। ये जो इम्यूनिटी है ये इन जनरल आप मोटे तौर पे समझने के लिए आप मान सकते हैं कि दो तरह की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि जन्मजात, जो आपको एक तरह से आपके पेरेंट्स से मिलती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। एंड इसमें भी एक्टिव पैसिव दो तरह की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जहां पे हमारी बॉडी एक्टिव रोल प्ले करती है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है जब बाहर से हमारे एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इस तरह से इम्यूनिटी के बहुत वेरिएंट हैं। या आप ये कहें कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझना चाहें तो हमारा जो बल होता है, जो हमारी शक्ति है, वो तीन तरह की हो सकती है। एक सहज, सहज का मतलब यह है कि जो हमें अपने पेरेंट्स से बल मिला, कि हम पैदा किस जेनेटिक कॉम्पोजिशन के साथ हुए, हम कितने शक्तिशाली पैदा हुए। नंबर 2 होता है कालज। कालज का मतलब कि काल के प्रभाव से, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि सर्दियों के समय में हमारी बल अच्छा रहता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, हमारी पाचन क्षमता अच्छी रहती है। गर्मियों में हम अक्सर कमजोरी महसूस करते हैं, हमारी पाचन क्षमता कम हो जाती है। तो ये काल के प्रभाव से हमारा शरीर किस तरह का बलवान है, इसको हम कालज बल बोलते हैं। एंड नंबर 3 पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वास्तव में हमारे हाथ में है वो है एक तरह से युक्तिज बल। युक्ति का मतलब है हमारे अच्छे खान पान, अच्छी जीवन शैली, और जो हमारे बड़ों ने जो हमें एक तरह से रसायन औषधियां बताई हैं जिससे सीधे इम्यूनिटी बढ़ती है, उनका किस तरह से हम सेवन करके अपने शरीर के बल को, और बल से सीधा सीधा मतलब मेरा जो है इम्यूनिटी से है, उसको हम बनाए रख सकते हैं। तो बेसिकली आप सहज बल जो पेरेंट्स से आपको मिला,
कालज मतलब काल के प्रभाव से आपको क्या मिलता है, एंड नंबर 3 युक्तिज। तो हमारे हाथ में जो बल है वो युक्तिज बल है। यदि हम अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं, यदि हम रसायन औषधियों का सेवन करते हैं, तो निश्चित ही युक्तिज बल को हम अच्छा करके ओवरऑल हम अपने को शक्तिशाली बना सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को हम अच्छा रख सकते हैं। अगर मोटे तौर पे आप मुझसे पूछते हैं कि इम्यूनिटी जो है उसका आधार क्या है, तो 3 चीजें जो हैं हमारी इम्यूनिटी या हमारे रोग प्रतिरोधक बल का आधार बनती हैं। उसमें नंबर 1 निर्विवादित रूप से हमारी डाइट आती है, या हम कह सकते हैं हमारी पोषण व्यवस्था आती है। नंबर 2 पे हमारी जीवन शैली आती है, एंड नंबर 3 पे आता है कि हम जो रसायन औषधियां आयुर्वेद में बतलाई गई हैं, रसायन औषधियों से मेरा मतलब किन्हीं केमिकल मेडिसिन से नहीं है, बल्कि रसायन औषधियां वो जड़ी बूटियां हैं, वो हर्ब्स हैं जो सीधे आपके शरीर में जाकर के आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो 3 चीजें जो है वो इम्यूनिटी का आधार बनती हैं, जिसमें निश्चित रूप से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट यानी कि हमारा पोषण। नंबर 2 पे आता है लाइफस्टाइल, एंड नंबर 3 पे आता है रसायन औषधियों का सेवन। देखिए, पोषण की बात करें, यदि डाइट की बात करें, तो आज हम देख रहे हैं कि सब लोग सजग हैं, सब जानते हैं कि हमको अच्छा खाना खाना है, लेकिन दुर्भाग्य से वो खाने के केवल एक पैरामीटर के लिए जो है हमेशा परेशान रहते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी का खाना मिल जाए, अच्छी क्वालिटी के खाद्य पदार्थ मिल जाएं। लेकिन एक आयुर्वेदिक स्कॉलर होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारा खाना है वो सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता कि आप अच्छी क्वालिटी का खाएंगे तो ही आपके शरीर को पोषण मिलेगा। ये बेसिकली 5 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। उसमें पहला है क्वालिटी ऑफ फूड, नंबर 2 पे क्वांटिटी ऑफ फूड, नंबर 3 पे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, नंबर 4 पे टाइमिंग ऑफ ईटिंग, एंड नंबर 5 पे वे ऑफ ईटिंग। सो कहने का मतलब है, अब जब भी आप अच्छे खाने की बात सोचें तो केवल आपने क्वालिटी तक ही अपने को सीमित नहीं रखना, बल्कि 5 पैरामीटर पे, जिसमें मैं फिर से बोलना चाहूंगा, क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है, कितनी क्वांटिटी में आपने खाना खाना है उस पर आपने ध्यान देना है। नंबर 3 कॉम्बिनेशन, यानी कौन सी 2 चीजें ऐसी हैं जो एक साथ खाई जा सकती हैं और कौन सी 2 चीजें एक साथ नहीं खाई जा सकती, उसको भी जरूर सीखना है। और नंबर 4 खाने का सही टाइम क्या होता है, इसको हमें सीखना है। और नंबर 5 पे आता है कि वे ऑफ ईटिंग, शायद हमें अब खाना खाने का सही तरीका भी नहीं आता, तो वो भी हमें सीखना है। ये 5 चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो फिर जो आप डाइट लेंगे वो आपके शरीर को पोषित करेगी, आपके शरीर का बल बढ़ाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। अब सबसे नंबर 1 पे बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड की। तो क्वालिटी ऑफ फूड में आज हम क्या देख रहे हैं कि आज एडवांसमेंट के नाम पे हमने जो है फर्टिलाइजर्स का बहुत अधिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नई नई टेक्निक आ रही हैं, जो फसल हमारी 1 साल में तैयार होती थी वो हम 6 महीने में तैयार करने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक तरह से आर्टिफिशियल तरीका है, जो केमिकल तरीका है हमें खाद्य पदार्थ उत्पादन का, हमें इससे बाहर आना होगा। हमें फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करना होगा, और चीजों को, खाद्य पदार्थों को जितना हो सके नेचुरल रूप में हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो चीजें आपको मिलेंगी वही आपके शरीर का पोषण करेंगी। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज देखिए, जब हम बहुत प्राकृतिक तरीके से तैयार घी खाया करते थे, दूध पिया करते थे, तो हमारे बड़े कितने बलवान होते थे। लेकिन आज जब हम एक तरह से देसी नस्ल की गैया छोड़ करके विदेशी नस्ल की गैया, विदेशी नस्ल की भैंसे और इस तरह से हाइब्रिड हम पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संकर उत्पाद हम पैदा कर रहे हैं, और आज जो है ये जो रसायन कहा जाने वाला, अमृत कहा जाने वाला दूध भी जो है आज हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुका है। घी के सेवन से हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे। तो निश्चित रूप से आपको यह समझना पड़ेगा कि घी बुरा नहीं था, लेकिन हमने असली घी को छोड़कर केवल कह सकते हैं प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से या एडवांसमेंट के नाम पे हमने जो है गाय, जिसकी एक बेसिक क्षमता जो है वो 6 किलो 8 किलो दूध देने की थी, उसको 20 किलो करने के लिए हमने रसायनों का माध्यम बनाया। हमने एक तरह से नई नई हाइब्रिड पैदा करनी शुरू की, और आज अपने फूड को हमने ऑर्गेनिक से यानी प्राकृतिक से हमने जो है रासायनिक बना लिया, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट ये है कि हमें जो है फूड को नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2 आता है किस क्वांटिटी में फूड खाएं। देखिए, क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आप अच्छी चीज भी अगर आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो वो आपको पोषित नहीं करेगी, वो आपको एक तरह से नुकसान कर देगी। आप
स्वादिष्ट भोजन होता है, आप अधिक खाते हैं और आपका पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है, कभी आपको एकदम तुरंत मोशन जाना पड़ता है। सो कहने का मतलब यह है कि अच्छी चीजों को भी आप सही मात्रा में खाएंगे, ना केवल दिन में। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किस समय खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, बल्कि ऋतु के हिसाब से भी, यानी कि मौसम के हिसाब से भी हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्टता से बताया गया है कि कौन सा खाद्य पदार्थ किस ऋतु में खाया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि हम दही को लें, क्योंकि दही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो मुझे लगता है कि हमारे देश में हर घर में सेवन किया जाता है, तो आज आप जान के हैरान हो जाएंगे, आपको अचरज होगा कि हमारे शास्त्र में हमारे सभी आचार्यों द्वारा, जब मैं सभी आचार्य की बात करता हूं, मीन्स आचार्य चरक के द्वारा, आचार्य सुश्रुत के द्वारा, आचार्य वाग्भट के द्वारा, जो 3 ऋतु बतलाई गई हैं कि इनमें दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी 3 ऋतु मीन्स शरद ग्रीष्म चापी बसंतेषु प्रायसो दधि गारितम, यानी कि शरद ऋतु यानी कि ऑटम, लगभग 15 सितंबर से 15 नवंबर तक का समय, गर्मी का समय, एंड बसंत ऋतु यानी 15 मार्च से 15 मई तक का समय, ये गर्मी के समय है। इस समय दही का सेवन प्राय नुकसान पहुंचाता है। अब सोचिए कि ये वो समय है जिस समय शायद हम दही का मैक्सिमम सेवन करते हैं। तो आज हम अपने आहार के बारे में कहना चाहिए कि हमारी अब नॉलेज की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो वो शास्त्र परक नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शायद यही कारण है कि लाइफ के सबसे 2 इंपॉर्टेंट पक्ष यानी कि हेल्थ और एज में हम लगातार डाउन होते चले जा रहे हैं। वो 3 ऋतु जिसमें हम दही को प्राय छोड़ देते हैं, उसके बारे में शास्त्र बोलता है कि हेमंत शिशिरे चापी वर्षाशु दधि सश्यते, यानी कि हेमंत ऋतु अर्ली विंटर, शिशिर मीन्स लेट विंटर, और वर्षा ऋतु में प्राय दही खानी चाहिए, लेकिन वर्षा ऋतु में ताजी मीठी दही खानी चाहिए। सो कहने का मतलब यह है कि हमें ना केवल दिन में अपने खाद्य पदार्थों के समय को फिक्स करना है, बल्कि ऋतु के हिसाब से भी हमें यह जानना है कि किस समय किस चीज का सेवन करना चाहिए। यहीं पे एक बात और जोड़नी चाहूंगा कि दही जो है वो सही ऋतुओं में, यानी कि जिन ऋतुओं में शास्त्रों में बतलाया गया है उसमें भी बतलाया गया है कि रात में कभी दही ना खाएं, ना नक्तम दधि मुंजीत, यानी कि रात में कभी भी दही ना खाएं। तो रात में देखिए समय फिर आ गया, तो हमें ये सीखना होगा कि खाद्य पदार्थों को हम नंबर 1 हमारा दिन के हिसाब से हमें कौन सी चीजें दिन में खानी चाहिए, कौन सी चीज रात में खानी चाहिए, समय फिक्स होना चाहिए, ऋतु के हिसाब से हम किस तरह से हम चीजों को सही तरीके से खाएं, सो दैट वो चीजें हमें पोषित करें, हमें नुकसान न पहुंचाए। एंड लास्ट पॉइंट आता है वे ऑफ ईटिंग। वे ऑफ ईटिंग का मतलब खाना खाने का तरीका। तो आज जब मैं लोगों से बात करता हूं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि वे ऑफ ईटिंग क्या होता है। तो वे ऑफ ईटिंग का आज एक बहुत साधारण सा नुस्खा आपको देना चाहूंगा जो बड़े हमें समझाते थे। यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी खा रहे हैं वो आपके शरीर में जाके पचे और आपके शरीर को पोषित करे, आपके शरीर को हेल्दी करे, तो आपको हर खाद्य पदार्थ जो भी खाने की चीज है उसको पीना है और पीने की चीज को आपने खाना है। यानी कहने का मतलब सीधा है कि जो आप खाएं, जिसमें आप रोटी है, चावल है, दालें हैं, सब्जियां हैं, आप इतना चबा करके खाएं कि आपके गले से जब निकले तो बात वो निकले कि खाने को पी रहे हैं। और जब आप कहते हैं कि पानी को खाएं, यानी कि किसी पीने वाली चीज को खाएं का मतलब है जब आप पानी का सेवन करते हैं तो उसको भी इतना आराम से घुट-घुट करके पिएं कि आप ऐसे जैसे किसी रोटी के आप नवाले को मुंह में रख के धीरे से नीचे उतारते हैं, ऐसे एक-एक घुट पानी को खाएं। यदि आप आज केवल इस नुस्खे को अपना लेते हैं कि खाने को पीना है और पानी को खाना है, तो आप देखेंगे आपको सामान्यतः होने वाले जो एक तरह से इश्यूज हैं जिसमें हमारा खाना ना पचना, गैस बनना, कब्जी बनना, लूज मोशंस लग जाने, डकार आने, ये सब आप जो है इससे मुक्ति पालेंगे। तो ये 5 बातें बड़ी सिंपल मैंने आपको बताई है। जब भी खाने की थाली हमारे सामने आए तो हमने केवल क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना, बल्कि खाने की क्वांटिटी भी ठीक होनी चाहिए। खाने की चीजें जो वहां आपके सामने परोसी गई हैं वो आपस में एक साथ खाने लायक हैं कि नहीं खाने लायक हैं, इसका ज्ञान भी आपको सीखना है। फिर खाने का समय बहुत आपको निश्चित करना है। एंड नंबर 5 पे जो है मैंने कहा वे ऑफ ईटिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप साधारण खाना भी यदि खाते हैं तो आपके शरीर में पहुंच करके आपको नरिश करेगा, आपके बल को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और इसके विपरीत यदि आप इन चीजों को एक तरह से बेपरवाह होकर के आप अच्छा खाना भी खाते हैं, बहुत कह सकते हैं कि बहुत महंगा चीजें भी खाते हैं आप, तो अभी वो आपके शरीर को पोषित ना करके आपको जो है कहीं ना कहीं एक तरह से परेशान करेगा। तो इन 5 चीजों का आप
ध्यान रखेंगे। अब आज कोरोना समय में हमें क्या चीजें, हमें किस तरह का हमारा खान पान होना चाहिए, तो यहां पर एक मिथ मैं दूर करना चाहूंगा कि अक्सर लोग समझ रहे हैं कि हम अगर गरिष्ठ आहार खाएंगे, हम बहुत अधिक ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, बहुत जूस पिएंगे, हम बहुत अधिक दिन में 4-4 बार नारियल का पानी पिएंगे तो शायद हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो अग्नि होती है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यदि आप इस समय बिल्कुल घर का बना सुपाच्य ताजा खाना खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, तो आपकी अग्नि एक तरह से स्पेयर रहेगी और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, यदि आप इस समय अति भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो आप अपनी अग्नि को मंद कर लेंगे। अग्नि को मंद करने का मतलब सीधे सीधे आपने अपने बल को कम कर लिया, अपनी इम्यूनिटी को कम कर दिया। तो ये वो समय चल रहा है जब हमें बिल्कुल घर का बना साधारण खाना, यदि हमें साधारण खाना हम कहते हैं तो दालों में हमको मूंग की धुली दाल, मूंग छिलके वाली दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, ये दालों का सेवन करना है। साबुत दालें इस समय हमें अवॉइड करनी चाहिए। साबुत दालों से मतलब है उड़द, राजमा, चने, चने दोनों काले और सफेद, इनको आप इस समय अवॉइड कीजिए। सब्जियों की बात करें तो बिल्कुल सुपाच्य जो हल्की सब्जियां होती हैं जैसे लौकी, तोरी, टिंडे, परवल, कद्दू, करेला, बहुत थोड़ी मात्रा में पनीर, प्रोटीन के लिए आप इनका सेवन करें। लेकिन आपको इस समय बैंगन को अधिक मात्रा में खाना, साग यानी पत्ते वाली सब्जियों को अधिक मात्रा में खाना, या आप नॉन वेजिटेरियन फूड इस समय अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपकी अग्नि बिल्कुल भी मंद ना पड़े। आपको बहुत हल्का खाना अपने पेट में डालना है सो दैट आपकी अग्नि ना केवल आपको खाने को बचाए बल्कि इतनी स्पेयर रहे कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे, और अगर कोई विषाणु, कोई कीटाणु हमारे शरीर में जाता है तो अग्नि स्पेयर रहेगी तो उसे जला करके राख कर देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप जो है वो ठीक रहेंगे। उस वायरस का आपकी बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ में दिन में 2 से 3 बार 1 कप गर्म पानी का पिया जाना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आज कोरोना काल में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वायरस हमारी नाक या मुंह में पहले 5 से 7 दिन रह करके अपनी कॉलोनी बनाता है, तो ऐसे में मुंह को एक तरह से शोधित रखने के लिए, मुंह में ही वायरस को काउंटर करने के लिए आप दिन में 1 से 2 बार काली मिर्च या लौंग चूस सकते हैं, आप अजवाइन चूस सकते हैं। नाक को साफ रखने के लिए आप रात में सोते समय 1 बार आप स्टीम लीजिए, प्लेन वाटर स्टीम लीजिए, उससे नाक आपका जो शोधित रहेगा, किसी भी तरह का कंटामिनेशन, किसी भी तरह की वायरल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी खत्म होगी। लास्ट में गले को साफ रखने के लिए आप थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक और हल्दी डाल करके आप गरारे करके रात में सोइए। तो इन चीजों का आप सेवन करें, साधारण खाना खाएं, और मुझे लगता है कि आप इस खान पान से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बाद में लाइफ स्टाइल और जो रसायन औषधियों का मैंने जिक्र किया उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन खाने को अगर आप सही से खाते हैं, इन चीजों का ध्यान रख के खाते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा आधार बनेगा। आप अच्छी इम्यूनिटी के आप जो है धारक बनेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अंत में मैं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश का आभारी हूं कि उन्होंने ये आयुष संवाद हमारा एक मिशन इस्टेब्लिश किया, शुरू किया, और इसके निदेशक डॉक्टर राजकमल यादव जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया आप लोगों से संवाद करने का। फिर से आप सबों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाओं सहित मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आपसे विदा लेता हूं।